हेलो एवरीवन, टुडे विल टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ज्योग्राफी का सबसे प्यारा पार्ट है। मतलब अभी तक हम लोग ज्योग्राफी देख रहे थे, लोकेशन एस्पेक्टिव और ये सारा चीज़, वहाँ तक आप पढ़ सकते हैं किसी बुक से, पर ये वो पार्ट है जहाँ पर यू नीड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, अ कॉन्सेप्ट लेड अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप क्लाइमेट में कर पाएंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी एज सच। अगर आप मेंस का पेपर देखते हैं तो मेंस में अगर आपका ज्योग्राफी आपके ओवरऑल 50 मार्क्स का है तो इस सेक्शन से आप मैक्सिमम 15 मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ज्योग्राफी का, तो इसको हम लोग उस तरह से पढ़ेंगे। नंबर 2, इन प्रीलिम्स में भी इस सेक्शन से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो आपको दोनों चीज़ों को देखना है एंड मोर और लेस आपको इसकी रिक्वायर्ड, इफ़ यू गुड विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट, देन इसी क्लाइमेट से आप आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे इंडियन फॉरेस्ट टाइप, वहाँ पर भी इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक भी है, और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है ये टॉपिक पर्टिकुलरली, बिकॉज इसमें हम लोग हार्ड कोर ज्योग्राफी को समझते हैं। यहाँ पर लिटरल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ओके, सो टुडे विल स्टार्ट विद द इंडियन क्लाइमेट और द क्लाइमेट एज सच। ओके, सो टुडे विल स्टार्ट विद द क्लाइमेट ऑफ इंडिया और द क्लाइमेट एज सच। ठीक है, बट बिफोर एंट्रिंग इनटू द इंडियन क्लाइमेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ अंडरस्टैंड 3-4 बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ओके, लाइक आई हैव ऑलरेडी डन, हर एक क्लास में हम बताते हैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। सो हम लोग क्लाइमेट रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए वंस यू आर स्टडिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया और द क्लाइमेट एज सच। कभी भी आप क्लाइमेट को पढ़ते हैं तो आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। लाइक नंबर 1, आपका क्लाइमेट ही क्या होता है, आपको क्लाइमेट से क्या समझते हैं, नंबर 1। दूसरा, हमेशा सुनते होंगे आपका वेदर रिपोर्ट देखते हैं आप लोग, तो वेदर क्या होता है। ठीक है, वेदर के बाद आप क्या देख रहे हैं, सीज़न भी होता है एक टर्म, कि कौन सा सीज़न है, कैसा सीज़न चल रहा है। ठीक है, सो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको एकदम बेसिक टर्म्स हैं रिगार्डिंग योर क्लाइमेट। ठीक है, इसके बाद तो हम लोग चलेंगे, पूरा देखेंगे, विंड्स सब चीज़ को देखेंगे। ठीक है, पर इनिशियली आपको ये 2-3 टर्म्स, और एक बहुत ही रिसेंट फेमस टर्म है जिसको आपका 100% आप यूज़ करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज और द जलवायु परिवर्तन। आप ये बहुत सुनते होंगे। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। ओके, सो क्लाइमेट, वेदर, सीजन एंड क्लाइमेट चेंज। पहले ये चारों चीज़ों को हम लोग बेसिक को समझते हैं, व्हाट ऑल दिस थिंग्स आर। उसके बाद हम लोग आपका क्लाइमेट की स्टडी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म एवरेज। क्लाइमेट क्या है आपका, लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर। लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर ऑफ द एरिया। ठीक है, सो आपका क्लाइमेट क्या है, एक लॉन्ग टर्म एवरेज है रेनफॉल एंड टेम्परेचर ऑफ एन एरिया। ठीक है, जनरली कितना लेते हैं, 35 ईयर्स। दैट इज़, इसका मतलब क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में 35 ईयर्स का एक टाइम ड्यूरेशन के, लगभग हम लोग 35 साल का एक टाइम ड्यूरेशन देखते हैं। उस टाइम ड्यूरेशन में देखते हैं कि वो पूरे के पूरे साल में जिस तरह से भी आपका क्या हो रहा है, जो भी आपका रेनफॉल और टेम्परेचर है वो उस तरह से ही रह रहा है। मतलब अगर किसी मंथ में वो पीक कर रहा है तो अगले बार भी उसी मंथ में वो पीक कर रहा है। ठीक है, तो अगर 35 ईयर्स तक अगर किसी भी जगह का हम लोग लॉन्ग टर्म एवरेज देखते हैं रेनफॉल उसका, और वो लगभग सेम आता है लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट इज़ समथिंग कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग क्या देखते हैं, उसको क्लाइमेट बोलते हैं। और वेदर किसको बोलेंगे, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम देखते हैं रेनफॉल और टेम्परेचर में जो वेरिएशन होता है किसी भी जगह में, तो द शॉर्ट टर्म वेरिएशन इन रेनफॉल एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वेदर। इसलिए आप लोग कभी भी क्या नहीं पढ़ते, देखते हैं अपने जो भी वो होता है, आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो वहाँ देखते हैं वेदर रिपोर्ट आता है। नेट में भी सर्च करेंगे तो वेदर रिपोर्ट, क्लाइमेट रिपोर्ट नहीं होते। ठीक है, क्लाइमेट की क्या होती है रिपोर्ट, क्लाइमेट रिपोर्ट जो होती है वो आती है सीधा कि जलवायु परिवर्तन ही होने लगा है। ठीक है, सो इनिशियली हम लोग क्या देखते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म एवरेज होता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म वेरिएशन इन द रेनफॉल और टेम्परेचर, दैट इज़ अगर हम लोग उसको देखते हैं क्या होगा, इट मे बी ऑफ 1 डे 2 डेज, कुछ घंटों में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आपका हो सकता है कि वेदर ऐसा है कि मॉर्निंग में देयर इज़ अ हॉट वेदर एंड इन द इवनिंग देयर इज़ अ रेनफॉल। ओके, तो ये भी आप देखते हैं कहीं कहीं पर होता है। ठीक है, मोस्टली इन द ट्रॉपिक्स में बिल्कुल इक्वेटर के पास जाते हैं, तो ड्यूरिंग इन द इक्वेटोरियल रीजन यू विल फाइंड
मॉर्निंग देर इज़ अ हॉट, बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा, सनसाइन होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा वार्म होगा, बट टुवर्ड्स द मिड नून, अब नून के टाइम पे देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, अचानक से बारिश होने लगेगी, देन अगेन अ सनसाइन, देन अगेन अ रेनफॉल। तो ये क्या हो रहा है, बार बार उस जगह के वेदर चेंज हो रही है, ठीक है। सो वेदर इज़ अ शॉर्ट टर्म एंड क्लाइमेट इज समथिंग विच इज़ अ लॉन्ग टर्म वेरिएशन इन द रेनफॉल एंड टेम्परेचर, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म वेरिएशन इन द रेनफॉल एंड टेम्परेचर। इफ यू टॉक अबाउट द सीजन, ठीक है, तो सीज़न क्या होता है, सीज़न मोस्टली हम क्या करते हैं, ईयर को हम लोगों ने क्या किया है ऑन द बेसिस ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है। तो मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है क्लाइमेट का, वो देखते हैं। वेदर द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर इज़ योर रेनफॉल, वो सबसे डोमिनेंट, या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, रेनफॉल है, या डोमिनेट कर रहा है आपका सन, मतलब सनसाइन, मतलब वहाँ पर क्या है, हॉट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर सनसाइन डोमिनेट कर रही है, रेनफॉल सनसाइन, दैट इज़ योर टेम्परेचर विल डोमिनेट, ठीक है, आपका टेम्परेचर डोमिनेशन है, या फिर वहाँ पर क्या है, आपका कोल्ड वेदर है, ठंड का डोमिनेशन है, या आपका एक मॉडरेट वेदर बनना है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्प्रिंग। ओके, सो आपका क्या है, एक मॉडरेशन की तरह आपका स्प्रिंग। देयर इज़ वन मोर ऑटम, तो सारी चीज़ को समझेंगे बाद में, मतलब बस देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, दीज आर द वेरियस सीजन्स। तो सीजन क्या है, जो भी हम लोग टेम्परेचर का जो एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, वेदर वी आर सीइंग द रेनफॉल, हम लोग क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर या तो वो क्या है, हॉट है, या तो वो कोल्ड है, ठीक है, या तो हम देख रहे हैं रेनफॉल, उसमें जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है उसके, और वो कब तक, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को हम क्लासीफाई करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, सीज़न बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है सीज़न। नाउ एक और टर्म आता है क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज क्या है, ये जो लॉन्ग टर्म जो एक पर्टिकुलर चीज़ हमको देखने को मिल रहा था फॉर 35 ईयर्स 50 ईयर्स, तो वो लॉन्ग टर्म जो एक पर्टिकुलर क्या था कि हमने लॉन्ग टर्म क्या देखा कि एक एरिया में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ महीने गर्मी है, फिर ठंडी है, फिर वो है, तो उस जगह की क्लाइमेट है, ठीक है, उसका ईयर लॉन्ग पूरा वो क्लाइमेट है, और वो सेम टू सेम क्लाइमेट वो रिपीट कर रहा है अपने आप को, पर सडनली एक समय आ रहा है उसके बाद वो क्या हो रहा है, आपका पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग अर्थ को देखेंगे, तो अर्थ में इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, एक मूवी भी आपने देखा होगा, डायनासोर, जुरासिक, जुरासिक के बाद अब क्या देखते हैं, आइस एज, ठीक है। तो अर्थ में क्या था, पहले आइस एज था, ठीक है, आइस एज। अब आइस एज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, कोल्ड था। कोल्ड के बाद अर्थ धीरे धीरे वार्म होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, अर्थ आपका वार्म होना स्टार्ट हुआ, और जो प्रेजेंट अगर देखा जाए, अभी आज से कुछ दिन पहले वाला प्रेजेंट, ठीक है, नॉट टुडे, टुडे से थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, क्योंकि अब माने जा रहा है कि क्लाइमेट इज़ चेंजिंग। सो अगर प्रेजेंट देखेंगे तो यहाँ पर तो क्या था, अर्थ इज़ एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है, ये क्या आपका जो आइस एज था, वहाँ पर आइस की पूरी वो लेयर हुई थी, ठीक है। पर अभी प्रेजेंटली और इस तरह में देखेंगे तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कहाँ पर है, लगभग 15.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 15.3 डिग्री सेल्सियस, 15.2 डिग्री सेल्सियस, वैसे 3 है, ठीक है। तो अब अगर जो नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं, मतलब ये 15.3 डिग्री सेल्सियस आपके 15.4 डिग्री की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एवरेज है, बहुत सालों का एवरेज है, जो लगभग 15.3 डिग्री के अराउंड आ रहा है, ठीक है। पर अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे 0.4 की ओर बढ़ रहा है, या तो ये क्या होगा 0.2 की ओर जाएगा। जब ये 0.2 की ओर आगे मूव करेगा इन द लॉन्ग टर्म एवरेज, तो उसको क्या बोलेंगे, वो क्लाइमेट क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज आपका कोल्ड सिस्टम हो रहा है। पर अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो क्या है, क्लाइमेट चेंज जो है वो हॉट सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, और ये पूरे अर्थ का एवरेज है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर प्लेस का 15, पूरे अर्थ का। अगर 1 डिग्री भी यहाँ पर चेंज होगा तो 1 डिग्री चेंज अगर इसमें देखने को मिलेगा तो पूरे के पूरे ग्लेशियर मेल्ट होने लगेंगे। अगर 1 डिग्री हॉटनेस की ओर होगा तो ग्लेशियर मेल्टिंग हो जाएगा, पूरा का पूरा अर्थ में क्या होगा, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो लो लाइंग कंट्रीज़ है, जो कि आपके क्या है, सी कोस्ट वगैरह के पास है, वो तो ऑलरेडी डूब जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, जब लॉन्ग टर्म एवरेज में अगर 0.1 डिग्री सेल्सियस का भी चेंजेस होता है, और वो चेंजेस अगर पॉजिटिव ट्रेंड है, तो उसको बोलते हैं आपका क्लाइमेट चेंज टुवर्ड्स द हॉट रीजन। और अगर हॉटेस्ट प्लेसेस अब बन रहे हैं, मतलब आपका क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंजिंग टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, और उसी में अगर कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं आपका टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो प्लीज़ ये 4 चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्लाइमेट क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म फैक्टर है, वेदर क्या है, एक शॉर्ट टर्म फैक्टर है, सीजन क्या है, वो पर्टिकुलरली एक ईयर के बीच में ड्यूरेशन है, जहाँ पर आपका कौन सा एक डोमिनेंट फैक्टर इंक्लूड है, और क्लाइमेट चेंज क्या है कि जो लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर जो था उसमें अगर चेंजेस आ रहा है विच इज़ अराउंड 15.3 डिग्री सेल्सियस फॉर द एंटायर अर्थ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट चेंज बोलेंगे, ठीक है। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू योर क्लाइमेट, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बनाते हैं वो एग्जाम में, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखते हैं आपका क्लाइमेट के कुछ बेसिक्स को समझते हैं, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे, आप क्लाइमेट के कुछ बेसिक को समझेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्लाइमेट के थोड़े बेसिक्स को समझते हैं, एंड देन विल मूव टुवर्ड द
हार्डकोर क्लाइमेट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो पहले हम लोग क्लाइमेट के बेसिक्स को अब समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो ये क्लाइमेट है ये क्या है, किस तरह से है। तो क्लाइमेट की अगर बेसिक को हम लोग समझेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये क्लाइमेट बनता किससे है, ठीक है, और व्हाट आर द फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, या उस क्लाइमेट को चेंज करने में या उसको बनाने में कौन कौन से फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, कि किसी भी जगह की क्लाइमेट कैसी होगी वो कहाँ से डिसाइड हो रहा है, विच ऑल आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट। ओके, सो अगेन इफ यू टॉक अबाउट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, आई विल क्लब इट इनटू द 3 पार्ट्स, ठीक है। वो 3 पार्ट में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज द लोकेशन एस्पेक्ट, आपका लोकेशन और एक्सटेंशन का एस्पेक्ट देखेंगे, ठीक है, लोकेशन एंड एक्सटेंशन एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट, नंबर 1। नंबर 2, इसी में हम लोग देखेंगे उस पर्टिकुलर एरिया की फिजियोग्राफी, या हम बोल सकते हैं उसकी टोपोग्राफी, तो द टोपोग्राफी ऑफ एन एरिया, ठीक है, कि उस एरिया की टोपोग्राफी कैसी है, उसके हिसाब से भी आपका क्या होता है, क्लाइमेट वहाँ पर का इफेक्ट होता है और वहाँ का क्लाइमेट इम्पैक्ट होता है, ठीक है। एंड थर्ड वन, जो तीसरा हम लोग देखेंगे अपार्ट फ्रॉम लोकेशन एक्सटेंशन टोपोग्राफी, जो थर्ड चीज़ हम देख रहे हैं वो क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक टेलीकम्युनिकेशन और द एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट, ठीक है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक टेलीकम्युनिकेशन या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेलीकम्युनिकेशन भी। दैट इज़ कि आपका एक जगह का एटमॉस्फेयर मतलब किस तरह से बदल रहा है, वो उस जगह के एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट आपके दूसरे एरिया में कैसे देखने को मिल रहा है। सो वो क्या होगा, आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और द एटमॉस्फेरिक टेलीकम्युनिकेशन। तो दीज आर द 3 डोमिनेंट फैक्टर विच इम्पैक्ट्स द क्लाइमेट्स, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ये 3 में कैसे होंगे, इफ़ यू टॉक अबाउट द लोकेशन एंड एक्सटेंशन, तो लोकेशन एंड एक्सटेंशन से आपका क्या होगा, लोकेशन एंड एक्सटेंशन टुडे आई विल टॉक अबाउट, वैसे मैं आपका सिर्फ इंडिया के रिस्पेक्ट में लेकर चल रहा हूँ आपको, ठीक है, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में भी यही चीज़ होगा। तो लोकेशन एंड एक्सटेंशन कैसे होगा कि अगर आपका ये मानते हैं आपका क्या है, दिस पर्टिकुलर इज द ग्लोब, ठीक है, ये मान लेते हैं हम आपका क्या है, ये आपका एक ग्लोब है, ठीक है, सपोज दिस इज द ग्लोब। तो ग्लोब में आपका जो पर्टिकुलर एरिया है, जिस भी एरिया के हम क्लाइमेट को स्टडी कर रहे हैं, वो एरिया कहाँ पे लाई कर रहा है। सो उसका क्या होगा, लैटिट्यूड कहाँ पे है। वाई लैटिट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज लैटिट्यूड से आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लैटिट्यूड से आपको पता चलेगा कि वहाँ पर सनसाइन आवर्स कितने हैं, ठीक है, कि आपका वहाँ पर सन कितने समय के लिए होता है, वेदर दैट पर्टिकुलर एरिया लाइज इन द लो प्रेशर एरिया और द हाई प्रेशर एरिया। सो लैटिट्यूड क्या होगा, एरिया ऑफ अ प्लेस, एरिया ऑफ अ प्लेस आपको बताएगा, उसके हिसाब से आपका क्या डिसाइड होगा, सनशाइन आवर डिसाइड होगा, ठीक है। तो सनशाइन आवर, और इसी सनशाइन आवर से आपका क्या डिसाइड होगा, टेम्परेचर डिसाइड होगा कि उस एरिया में कितने टेम्परेचर होंगे, ज़्यादा देर के लिए सन होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। वेदर आपका यही एरिया से आपको क्या पता चलेगा, टेम्परेचर, और टेम्परेचर अगर वहाँ पर सनशाइन आवर ज़्यादा है तो एरिया पर्टिकुलरली विल बी योर लो प्रेशर एरिया, वो एरिया क्या होगा, लो प्रेशर एरिया में डेवलप होगा, और वही ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया में डेवलप होगा, ठीक है। तो अगर सनशाइन ज़्यादा समय के लिए है तो क्या होगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा, और सनशाइन कम एरिया समय के लिए तो हाई प्रेशर, क्योंकि आपकी जो एयर है, एयर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्यों होता है लो प्रेशर हाई प्रेशर से, आप क्या समझते हैं, तो देखिए एयर, हम लोग किसकी बात करते हैं, हवा की बात करते हैं, एयर। तो जो एयर की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एयर की एक जनरल प्रॉपर्टी है कि अगर हवा जो है वार्म एयर है और इज द कोल्ड एयर, इफ़ द एयर इज़ हीटेड अप और वो बनेगा वार्म एयर, तो वार्म एयर क्या होता है, वो क्या होता है, राइज होता है। तो वार्म एयर विल राइज, ये वार्म एयर क्या होगा, उस जगह से उठेगा, ठीक है। तो वार्म एयर विल राइज फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लेस, और जो कोल्ड एयर है वो क्या होता है, वो सिंक होता है। ये राइज और सिंक क्या है, ठीक है। सपोज ये पर्टिकुलर एक लैंड मास है, ठीक है, या कोई एरिया है, यहाँ पर एक एयर है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, पूरा एयर है, अब वो कंटिन्यूसली हीट हो रहा है, तो वहाँ से एयर क्या होंगे, धीरे धीरे ऊपर जाके फैल जाएंगे, ठीक है। और सिंपल एग्जांपल अगर देखते हैं तो पानी वानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, वहाँ से जैसे वो गर्म होता है उसके आसपास के एयर वेपर्स होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं, ठीक है। पर जब ठंड होता है, ठीक है, तो ठंड में आप क्या देखते हैं, पर्टिकुलरली आप कोई भी एक एरिया को देखेंगे तो ठंड में धीरे धीरे वहाँ पर क्या होता है, उस जगह में आके पानी की बूंदें वहाँ पर जमा होने लगती हैं, जो भी आपके एटमॉस्फेरिक वाटर होते हैं। तो वो क्या हो रहा है, जो हवा जो है वो क्या हो रही है, जब वार्म होता है तो वार्म होने का क्या होता है, ऊपर उठती है और साथ ही साथ वो फैल जाती है। तो द हॉट एयर विल राइज एंड एक्सपांड, द कोल्ड एयर विल्स क्या होगा, कोल्ड एयर क्या होगा, धीरे धीरे सिंक होगा, नीचे आएगा,
आपका क्या होगा, सिंक हो जाएगा, ठीक है, कि वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो कोल्ड एयर, हॉट एयर क्या होता है, राइज और एक्सपेंड, कोल्ड एयर सिंक एंड कंडेंस, ठीक है। कंडेंसेशन होगा उनका, कंडेंसेशन मतलब वो धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे उसके नीचे आने लगेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एयर की प्रॉपर्टी है। नाउ सपोज अब ये एक पर्टिकुलर पैकेट ऑफ एयर है, इस जगह में मान लेते हैं यहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा एयर है, ठीक है। अब इस एयर को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इनिशियली देयर आर द लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वहाँ पर आपका एयर बहुत सारा पार्टिकल्स को लेकर यहाँ पर क्या है, ये एक एयर पैकेट है, ठीक है। तो सपोज करते हैं हम क्या, ये एयर पैकेट है, दिस इज़ द पैकेट ऑफ एयर, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है। इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो क्या हमने क्या देखा, एयर विल राइज एंड एक्सपेंड, तो यहाँ से क्या होंगे, एयर बाहर की ओर निकलने लगेंगे, ठीक है। राइज एंड एक्सपेंड सपोज करते हैं, तो इसमें क्या होगा, सपोज दिस इज, तो आपका एयर क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा और एक्सपेंशन होगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो पहले जितने एयर थे उससे क्या होंगे, एयर यहाँ पे कम हो जाएंगे। सो सपोज इतना ज़्यादा डेंसिटी था, तो अभी क्या हो रहा है, एयर निकलने के बाद वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बाकी एयर निकल गया बाहर। तो इनिशियली जब यहाँ पर बहुत सारा एयर था और एयर वहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स थे, तो मॉलिक्यूल्स थे, तो उसके कारण क्या हो रहा था, इस जगह में उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो वो बहुत ज़्यादा क्या था, टाइट पैक था वो पैकेट। ये पैकेट क्या था, बहुत ज़्यादा टाइट था, ठीक है। एक पन्नी लेके फूंक रहे उसमें हवा, तो क्या बहुत ज़्यादा टाइट था। और वो टाइट होने के कारण वो पहले क्या था, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे हॉट करने के बाद वो प्रेशर जो है वो वहाँ से क्या हो रहा है, निकल गया, वो वहाँ से बाहर निकल गया। तो धीरे धीरे इस जगह की प्रेशर क्या हो गई, इस प्रेशर हो गई कम, ठीक है। तो वार्म जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या होगा, एयर प्रेशर लो होगा, ठीक है। तो जब टेम्परेचर आपकी बढ़ेगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो उस एरिया में क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। और अगर अपोजिट केस देखेंगे, अगर यहीं ठंडा होगा तो क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल्स फिर से यहाँ पर आएंगे, और जब फिर से आएंगे तो ये क्या होगा, आपका कंडेंस होगा, और वहाँ पर वो बन जाएगा हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। तो एरिया लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, वो उसके लैटिट्यूड से डिसाइड होता है, ठीक है। तो सिमिलरली इस लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वर्ल्ड पे देखा जाए तो वर्ल्ड पे अगर इसी लो प्रेशर हाई प्रेशर को देखेंगे तो उसके अलग अलग बेल्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। वो हम लोग अभी डील करेंगे किस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। तो लोकेशन क्या एक्सपेक्ट करता है, वेदर द एरिया में कितना सनशाइन आवर्स है, कितना टेम्परेचर, उसके हिसाब से उसके एयर मॉलिक्यूल्स और वहाँ पर किस तरह से चीज़ें होंगी। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हॉट एयर है, हॉट एयर विल राइज एंड एक्सपेंड, तो उसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे वो ऊपर आएगा और वो वाटर मॉलिक्यूल को कैरी करते हुए क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। और वो हवा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, उसका वाटर जो पानी को, देखिए पहले इतना सा पैकेट है, अब इसमें अगर पानी डालेंगे तो उतना ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा, पर वो बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा, वो पानी के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा होल्ड कर पाएगा, तो ज़्यादा होल्ड कर पाएगा, उसके कारण क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो जितना अच्छा वो लो प्रेशर एरिया बनेगा, तो वहीं पर आपका क्या हुआ, एयर जो है, हवा जो है, वो पानी को उसको रखने की क्षमता, सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज, लो प्रेशर, पहली बार टेम्परेचर बढ़ेगा तो लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होने से एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बनेगी, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बनेगी तो उसके कारण क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन अच्छा होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा वो वाटर होल्ड कर पाएगा तो उसके कारण क्या होगा, क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है। और क्लाउड्स बनने के कारण ही क्या होगा, अगर वहाँ पर अच्छे से क्लाउड बनेगा तो वहाँ पे उस एरिया में आपको रेनफॉल भी अच्छा देखने को मिलेगा। सो लोकेशनल ऐसा होगा जहाँ पर आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पर आपका रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस फैक्ट, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए आपका इक्वेटोरियल रीजन जो है, तो इक्वेटर के जो नज़दीक वाला एरिया है ये, ठीक है। तो ये क्या आपका इक्वेटर, अब इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं, लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वेटर में लो प्रेशर है, लो प्रेशर तो वन थिंग, बट सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है और यहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा है, और टेम्परेचर और रेनफॉल ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर आपका वेजिटेशन टाइप भी बहुत अच्छा है। तो सम ऑफ द डेंसेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द अमेजन रेन फॉरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट, बट वो है कहाँ, इक्वेटर में, वहाँ पर आपका टेम्परेचर अच्छा होने के कारण वहाँ पर रेनफॉल भी अच्छा होता है, ठीक है। सो आपका जो लैटिट्यूड है वो इस तरह से आपके टेम्परेचर को इम्पैक्ट करता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडिया, तो इंडिया को अगर देखेंगे इसी के हिसाब से, ठीक है, तो ये तो हम लोग जनरली इसमें देख रहे थे, अब हम लोग इंडिया को प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेटोरियल बेल्ट, और इक्वेटर में हम लोग देख रहे थे। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडिया, तो ये आपका क्या है, ये दो आपके ट्रॉपिक्स हैं, ठीक है। सो ये क्या आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23.5, और ये क्या है,
अर्थ में याद रखेंगे लो प्रेशर और हाई प्रेशर का अल्टरनेट बैंड है। तो लो प्रेशर देन वी हैव हाई प्रेशर देन लो प्रेशर फिर हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या आता है आपका, हाई प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर रीजन है, ठीक है। और इंडिया कहीं यहाँ पर है, ठीक है। सपोज कर चले अच्छे से मैप बना ही देते हैं, आई एम ड्राइंग, ठीक। तो आपका कुछ इस तरह से आपका इंडिया है यहाँ पे, क्लियर। सो इंडिया आसपास क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से निकलता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ही होने के कारण अगर ये वाले एरिया को देखते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास का एरिया है, ये वाला पूरा का पूरा, तो इसको हमने क्या बोला था, दिस एरिया इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास का 5 डिग्री ऊपर नीचे, दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल बेल्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का जो रीजन है, ये वाला जो 5 डिग्री ऊपर नीचे ये वाला जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज द सब ट्रॉपिकल बेल्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन। ये जो बीच का बच रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, ये है आपका ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिक्स रीजन, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन ये भी आपका ट्रॉपिकल आएगा, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। इसके बाद ये क्या आता है, इसके ऊपर वाला ये, इसको बोलते हैं टेम्परेट, दिस इज कॉल्ड एज द टेम्परेट बेल्ट, ठीक है। टेम्परेट के बाद ये वाला जो ऊपर का देखेंगे, दिस इज कॉल्ड सब टेम्परेट बेल्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सब टेम्परेट। ये वाला जो बच रहा है इसको बोलते हैं पोलर रीजन और ये होता है सब पोलार रीजन, ठीक है। तो ये क्या था आपका हाई प्रेशर, तो सब टेम्परेट बेल्ट इज अगेन अ लो प्रेशर बेल्ट, इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक लो प्रेशर बेल्ट है, ये आपका हाई प्रेशर है, देन वी हैव द लो प्रेशर बेल्ट, सॉरी आपका लो था ना, यहाँ पर हाई होगा, दिस इज द लो प्रेशर बेल्ट एंड वो वाला आपका नीचे पोलर का जो सब पोलर बेल्ट है, दिस इज द हाई प्रेशर बेल्ट, ओके। तो अर्थ में क्या है, लो और हाई के अल्टरनेट बैंड्स बने हुए हैं, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, होल्ड, ठीक है। अभी डरना नहीं है, धीरे धीरे आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो समझना है हवा कहाँ कहाँ बह रही, बस वही है और कुछ नहीं, खत्म उसके बाद, ठीक है। तो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो बेल्ट मूवमेंट है, ठीक है, जो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो ये दिख रहा है, इसी के कारण आपका क्या जनरेट होता है, ये लोकेशन के कारण ही वहाँ पर आपके विंड फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो ये लोकेशन ही आपको क्या बता रहा है आपका, कि इंडिया को अगर देखेंगे तो इंडिया कहाँ पर है, आपके ट्रॉपिक्स में आता है, ठीक है। तो इंडिया का लोकेशन देखेंगे तो इंडिया में मोस्टली आपके क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। और ट्रॉपिकल एरिया में इंडिया लोकेट होने के कारण ही इंडिया के रीजन में आपके सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनशाइन आवर्स है, ठीक है। तो इंडिया का जो टेम्परेचर है वो क्या है आपका, बहुत एक्सट्रीम हॉट नहीं है, पर आपका इंडिया का फिर भी क्या है, हॉट वेदर है, ठीक है। हॉट वेदर है यहाँ पे, वेल एंड गुड। तो इंडिया में आपको हॉट वेदर मिलेगा। द लोअर पार्ट ऑफ इंडिया, जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो हॉटनेस के कारण और यहाँ पर आपका क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसके कारण यहाँ पर आपका रेनफॉल होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मानसून, ठीक है। उसको समझेंगे क्या है, ठीक है। तो आपका इंडिया अगर ऐसा देखा जाएगा तो क्या है, इंडिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंक्लूडिंग द हॉट वेदर सिस्टम्स। एंड जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर आपका क्या होता है, सेमी एरिड ड्राई क्लाइमेट होता है। वो क्या होता है हम लोग भी देखेंगे, ठीक है। उसको इसके अंदर भी समझेंगे, उसको समझेंगे। बस अभी आपको ये याद रखना है, लोकेशन और एक्सटेंशन से आपके इंडियन क्लाइमेट को क्या इम्पैक्ट हुआ, कि इंडिया में आपका क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है विद अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनशाइन आवर, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपका थोड़ा सा वो क्या है, हॉट वेदर की ओर है, रादर देन इन द क्या हुआ आपका कोल्ड वेदर की ओर। तो इंडिया का टेम्परेचर फिर भी सफिशिएंट हॉट वेदर है, और हॉट होगा तो उसके कारण आपका वहाँ पर रेनफॉल भी एक अच्छे अमाउंट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लोकेशन एस्पेक्ट से हमको क्या समझ आ रहा है, आपका क्या इंपैक्ट कर रहा है लोकेशन, लोकेशन का ये इंपैक्ट है कि इंडिया में उसके कारण क्या हो रहा है, आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट बन रहा है। नंबर 2, इफ वी टॉक अबाउट द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब क्या होता है, आपके लैंड रिलीफ्स जितने भी हैं, ठीक है। जैसे टोपोग्राफी में हम लोग पहले पढ़े फिजिकल फीचर में, तो टोपोग्राफी में आपके 3-4 चीज़ों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले माउंटेन्स, तो माउंटेन कैसे भारत के जो आपका जो माउंटेन कैसे इंडिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करेंगे, तो माउंटेन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिमालयस, ठीक है। तो हिमालय विल इम्पैक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इन द फॉलोइंग मैनर्स इंक्लूडिंग, नंबर 1, पहला क्या करेगा, इंडिया
में जो आने वाली क्या है, यहाँ से हम लोग बाद में देखेंगे कि मॉनसूनल विंड, तो मॉनसूनल विंड को वो क्या करेगी, रोक देगी। और वो क्या करेगी, इंडिया के जो ऊपर वाला रीजन है, ये वाला रीजन जो क्या था, एरिड रीजन, एरिड मतलब सूखा रीजन होना चाहिए, पर मॉनसून विंड को हिमालय ब्रेक करती है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या होता है, रेनफॉल हो पाता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हिमालय विल ब्रेक, सॉरी आप क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट द पाथ ऑफ मॉनसून। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्ट द पाथ ऑफ मॉनसूनल विंड, मॉनसून की हवाओं को रोकेगा। एंड बिकॉज ऑफ विच दिस एरिया, जो आपका क्या होता है, एक सेमी एरिड एरिया होता, अगर वहाँ हिमालय नहीं होते तो वो पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाता। और बिकॉज ऑफ विच वी हैव द रेनफॉल इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, रेनफॉल होगा पहली बात, तो मॉनसून विंड को वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। दूसरा, हिमालय जो है वो क्या कर रहा है, इंडिया को एक उसका अपना खुद का क्लाइमेट क्या दे रहा है, पहचान दे रहा है, क्लाइमेटिक आइडेंटिटी। वाई, बिकॉज इट रेस्ट्रिक्ट द कोल्ड विंड फ्रॉम द अपर रीजन, जो ऊपर रीजन से आपके क्या आते हैं, कोल्ड विंड आते हैं। ठीक है, सो इट रेस्ट्रिक्ट द कोल्ड विंड फ्रॉम द अपर रीजन। ठीक है, कोल्ड विंड को ऊपर से रोकेगा, देयर बाय इसके कारण इंडिया एक हॉट डेजर्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, इसके कारण इंडिया एक कोल्ड डेजर्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। सो अल्टीमेटली जो इंडिया में हम लोग क्या कहते हैं, नदर्न रीजन, स्पेशली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का रीजन देख रहे हैं, जहाँ पर आपका राजस्थान को छोड़े बाकी एरिया में वी हैव द गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल और द वेजिटेशन टाइप। इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ हिमालयाज, जो कि आपका क्या कर रही है, मॉनसूनल विंड को भी रेस्ट्रिक्ट कर रही है और ऊपर से कोल्ड वेदर को भी रोक रही है। तो पूरा का पूरा एरिडिटी को बचा सकती है और इसके कारण ही हमारा क्या होता है, उस एरिया में डेजर्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आपका माउंटेन में हिमालय का ये इम्पैक्ट था। अपार्ट फ्रॉम हिमालय इफ वी सी टू मोर थिंग्स। ठीक है, तो अगर आप जो टोपोग्राफी और स्पेशली माउंटेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और आती हैं। नंबर वन, जिसको बोलते हैं विंडवर्ड इम्पैक्ट, एक होता है विंडवर्ड और एक होता है लीवर्ड साइड इम्पैक्ट। ठीक है, तो विंडवर्ड और लीवर्ड से मतलब क्या होता है, सी सपोज दिस इज़ द माउंटेन, हम लोग इसको यहाँ पे बनाते हैं, सपोज ये क्या है, आपका एक माउंटेन है। ठीक है, और इस माउंटेन के पास हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एयर, अभी हमने देखा कि एयर विल राइज। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, सफिशिएंट आपका कोई एयर है और एयर पैकेट्स ये हैं, सपोज ये दिस इज द क्लाउड, तो क्लाउड विल राइज, यहाँ पर क्या होगा, क्लाउड धीरे धीरे ऊपर आएगा और तब तक ऊपर आएगा जब तक वहाँ कंडेंसेशन स्टार्ट ना हो। ठीक है, ठंडा ना हो, ठंडा होगा तो क्या होगा, वहाँ से वो बारिश कर देगा। ठीक है, क्योंकि फिर उतना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगा, जैसे वो ठंडा होगा तो वो क्या करेगा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी और वहाँ से वो बारिश कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपकी ये राइज हो रही है। बट बिफोर कंडेंसेशन स्टार्ट ये क्या हो रहा है, अगर ये बादल इससे टकराता है माउंटेन से, तो टकराने के कारण क्या होता है, यहाँ पर आपकी रेनफॉल होती है। ओके, सो द एरिया और द विंड साइड्स, ऐसा साइड विंड का जो क्या हो रहा है, माउंटेन से हिट करता है और उसके कारण आपकी रेनफॉल होती है और उस रेनफॉल को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, तो आपके माउंटेन रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसको, इस पर्टिकुलर एयर को और द क्लाउड जो है। ठीक है, तो एयर ही है। ठीक है, तो क्लाउड के उसको जो रोक रहे हैं, जो साइड डायरेक्ट हिट कर रहा है क्लाउड का, मतलब एयर का जो साइड है, एयर का जो पर्टिकुलर साइड, सॉरी आपका जो माउंटेन के जिस साइड में आपके एयर या क्लाउड हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो माउंटेन के जिस साइड में हिट कर रहे हैं, इस वाले साइड को क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड। और विंडवर्ड साइड के कारण क्या होता है, आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, तो इंडिया में जो मोस्टली रेनफॉल देखने को मिल रहा है वो इस नेचर का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इफ़ इज टॉक अबाउट द इंडिया, अगर इंडिया को हम लोग इस मैप में देखें तो हियर लाइज योर वेस्टर्न घाट। ठीक है, और यहीं से अरेबियन सी ब्रांच जब देखेंगे हम लोग मानसून, तो हिट करेगा और इसके कारण इस एरिया में रेनफॉल होगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ओरोग्राफिसिटी और ओरोग्राफिक रेनफॉल विंडवर्ड इम्पैक्ट के कारण दिखेगा, स्पेशली आपके कहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, और एक और होता है आपका आपका वेस्टर्न घाट में क्या होगा, ओरोग्राफी दिख रहा है। तो आपका एक साइड वेस्टर्न घाट के इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, विंड के कारण अच्छी रेनफॉल हो रही है, और जो दूसरा साइड है इधर क्या हो रहा है, इधर आपके रेनफॉल कम हो रही है, क्योंकि पूरा का पूरा रेन यहाँ पर हो गया और जब एयर इधर पास होगी तो एयर में क्या होगा, मॉइस्चर ही नहीं होगा। ठीक है, अब पानी नहीं होगी तो सिर्फ हवा ऐसे बह जाएगा। तो जो दूसरा साइड है उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, हैवी रेनफॉल, और यहाँ पर हो रहा है रेनलेस रीजन, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए आपका ये वाले रीजन में रेन होता है और ये वाला जो रीजन है यहाँ पर रेनफॉल कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, विंडवर्ड इम्पैक्ट और लीवर्ड इम्पैक्ट। तो आपका कहीं ना कहीं जो माउंटेन्स और ये हाईलैंड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न को लैटिट्यूड से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये मोस्टली आपके टेम्परेचर को इम्पैक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपके रेनफॉल को हीट इम्पैक्ट कर जा रहा है। ठीक है, विंड्स को रोकने का काम कर रहा है। तो ये 2-3 चीज़ हो गए। नंबर 3, टोपोग्राफी के साथ साथ अगर हम लोग ये लोकेशन एक्सटेंशन में एक और फैक्टर को देखते हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से एक और चीज़ क्या दिखेगा, सी जो है, जो भी आपके समुद्र हैं या आपके जो भी चीज़ें हैं, तो उससे कितना क्लोजनेस है एरिया का।
ठीक है, द क्लोजनेस ऑफ एन एरिया फ्रॉम द पर्टिकुलर सी और द वाटर मास। तो अगर वाटर से वो कितना दूर है और ठीक है, तो जो इंडिया को अगर देखते हैं तो इंडिया में जो कोस्टल लोकेशन है, जो कोस्टल लोकेशन होगा वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, कोस्टल इम्पैक्ट दिखेगा। जो सी वगैरह है तो सी से आने वाली जो हवाएं हैं उस पर्टिकुलर एरिया की जो टेम्परेचर है उसको क्या करेंगी, कम कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, कोस्टल इम्पैक्ट, और कोस्टल इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो जिस तरह से वेरिएशन करेंगी उसके कारण क्या होगा, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर को वो क्या करेंगे, मॉडरेट कर देंगे। ठीक है, सो टेम्परेचर आपका क्या होगा, मॉडरेट होगा। ठीक है, और अगर ये क्या है, क्लोज, अगर क्लोज हैं, सी से अगर क्लोज हैं तो वो कोस्टल लोकेशन की बात हो रही है, और सी से अगर फार अवे हैं, ठीक है, तो सी से जो दूर है एरिया, जैसे कि आपका जो सेंट्रल इंडिया की पार्ट बात करते हैं, तो जो इंडिया का जो बीच का पार्ट है, सेंट्रल इंडिया का पार्ट है जो क्या है आपके कोस्ट से बहुत दूर है, मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, तो इस रीजन में क्या हो रहा है, आपके कोस्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल इम्पैक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। ठीक है, एक होता है कोस्टल इफेक्ट जो कि कोस्ट के कारण वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट हो रहा है, इसको बोलते हैं मैरीटाइम इफेक्ट। ठीक है, मैरीटाइम इफेक्ट क्योंकि आपके सी वगैरह से हो रहा है तो उसको मैरीटाइम इफेक्ट। और दूसरा क्या है आपका, एक कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होगा क्योंकि वो लैंड मास बहुत ही ज़्यादा क्या है, सी से दूर है, तो कोई भी वहाँ से टेम्परेचर वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। और कॉन्टिनेंटल इफेक्ट के कारण क्या होगा, वो पर्टिकुलर एरिया में जो आपका टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा होगा एक समय पे, और एक समय पे उसका टेम्परेचर काफ़ी कम होगा। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, देखिए इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर आपका टेम्परेचर हमेशा क्या हो रहा है, मॉडरेट रह रहा है। मॉडरेट मतलब ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट, एक कॉन्सेप्ट और है थोड़ा सा समझेंगे, स्पेसिफिक हीट, इसको भी थोड़ा सा समझिए। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एक कॉन्सेप्ट आता है। अब ये क्या होता है कि आपका वाटर और हम लोग देखते हैं एयर, जो पानी और इसकी बात करेंगे तो स्पेसिफिक हीट, अगर वाटर को देखेंगे तो पानी बहुत देर से गर्म होता है, ठीक है, और बहुत देर से ठंडा होता है। और जो लैंड है वो क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म होगा और बहुत जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, तो एयर की स्पेसिफिक हीट क्या है, ज़्यादा है, तो एयर क्या होता है, जल्दी गर्म होता है, सॉरी आपका वाटर का ज़्यादा है, तो वाटर क्या हो रहा है, टाइम ले रहा है, वाटर ज़्यादा टाइम ले रहा है आपके हॉट होने में और कोल्ड होने में। पर एयर जो है वो क्या कर रहा है, टाइम कम ले रहा है, एयर जो है टाइम कम ले रहा है हॉट होने में और इवन कोल्ड होने में। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट से ये डिफाइन होता है कि कौन कितना जल्दी गर्म होगा, कितना जल्दी ठंडा होगा। तो वाटर क्या हो रहा है, बहुत देर से गर्म हो रहा है, बहुत जल्दी आपका क्या हो रहा है, और उसी तरह से ठंडा हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या कर रहा है, उस पूरे एरिया में सफिशिएंट मॉइस्चर, तो वहाँ से क्योंकि पानी हवा चलेगी तो वहाँ से पानी आएगा ही आएगा, और उसके कारण क्या होगा, पूरे का पूरा टेम्परेचर मेनटेन रहेगा और मॉडरेट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके कारण क्या होगा, सपोज जो ये पर्टिकुलर चीज़ है, इसके कारण क्या होगा, ये देखिए, सपोज करते हैं ये क्या है आपका, ये लैंड है, ठीक है, ये क्या है, सी है, क्लियर, ये लैंड है और ये है आपका सी है। इसको यहाँ थोड़ा सा समझेंगे। अब जो लैंड है, मैंने लैंड को क्या बोला, लैंड आपका बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी आपका ठंडा होता है। तो दिन में, डे टाइम में, हम लोग दिन की बात करते हैं, दिन में क्या होगा, ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो लैंड आपका डे टाइम में बहुत हॉट हो जाएगा। पर सी जो है वो क्या होता है, देर से गर्म होता है, वो गर्म होगा पर इसके कंपैरिजन में वो क्या होगा, कोल्ड होगा। गर्म तो ये भी होगा पर इसके अगर लैंड के मुकाबले वो क्या होगा, कम गर्म होगा, तो ये क्या होगा, लेस हॉट, या इसको लिख सकते हैं कोल्ड, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो हॉट एरिया से हमेशा क्या होता है, एयर वहाँ से निकलती है बाहर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हॉट हुआ मतलब ये क्या हुआ, यहाँ लो प्रेशर बन गया और यहाँ पर क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर। ठीक है, यही चीज़ होगा, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। अब एयर क्या करेगी, यहाँ से एयर राइज हो रही है और यहाँ से एयर क्या हो रही है, जो सिंक हो रही है। ठीक है, तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई टू लो प्रेशर की ओर मूव करती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो एयर क्या करेगी, हाई से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी। तो दिन में आपका क्या हो रहा है, हवा कहाँ से कहाँ चल रही है आपकी, हाई प्रेशर, सॉरी आपका ये क्या था, लो प्रेशर। ठीक है, तो हाई से लो प्रेशर की ओर मूव कर रही है। तो सी से आपकी क्या हो रही है, इधर आ रही है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, सी ब्रीज। अब इधर से वो जो हवा आ रही है जो दिन के टाइम में, तो दिन में क्या हो रहा है, भले कि सूरज है पर वहाँ से जो समुद्र से एक हवा आ रही है उसमें हल्का फुल्का, उसके कारण क्या हो रहा है, जो पानी के साथ आ रही है तो उसमें मॉइस्चर है, और मॉइस्चर मतलब आपका पानी है उसमें। ठीक है, वाटर है, तो पानी होने के कारण वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर को थोड़ा सा ठंडा कर दे रहा है। ठीक है, तो इसके कारण वो क्या कर रहा है, मॉडरेट कर रहा है। अब दिन में क्या हो रहा है, दिन में अपोजिट हो रहा है, दिन में हो रहा है ये एरिया जल्दी ठंडा हो जाएगा तो ये हाई प्रेशर एरिया बनेगा। अब इसके कंपेरिजन में ये उतना जल्दी ठंडा नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ लो प्रेशर एरिया बना होगा।
ठीक है। तो अब क्या होगी, हवा जो है वो यहाँ से यहाँ बहेगी, ठीक है। तो उतना ज़्यादा अब क्या हो रहा है, जो मॉइस्चर वाला जो पार्ट था वो फिर से वहाँ से बाहर हो रहा है, रिसीड बैक हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, फिर से टेम्परेचर वहाँ की बढ़ नहीं पा रही है, ठीक है। तो जो सी कोस्ट के पास में है वहाँ पर सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलता है बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक हीट, उसके कारण ही क्या होता है, कोस्टल लोकेशन में टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होता है, वहाँ पर ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। बट ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ देखेंगे, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर लैंड ही है, वहाँ पर आसपास सी का कोई वेरिएशन नहीं है, तो दिन में वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जा रहा है और वहाँ पर रात में टेम्परेचर कम हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या होता है, आपका क्लाइमेट इम्पैक्ट होता है। तो वो आपका कोस्टल लोकेशन से कितना पास है या कितना दूर है, उससे भी आपकी जो पर्टिकुलरली एरिया है उसका क्लाइमेट आपका चेंज होता है या वहाँ से आपका क्लाइमेट वेरिएशन होता है, ठीक है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लोजनेस टू द कोस्टल लोकेशन, हमने लोकेशन के हिसाब से देख लिया वो पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। एक हम क्या देखें, टोपोग्राफी, कि आपका माउंटेन विंड वगैरह इसके हिसाब से देखिए कि किस तरह से आपका रेनफॉल इम्पैक्ट होता है। नाउ विल लुक इनटू द अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड इज द एटमॉस्फेरिक टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखिए इसको मैं अभी आपका पूरा ये लेक्चर ही इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये पूरे लेक्चर के साथ आपका चलेगा, बस यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। एटमॉस्फेरिक टेलीकम्युनिकेशन मतलब ऐसा इवेंट जो आपके अलग अलग जगह में हो रहा है, ठीक है। वर्ल्ड में अलग अलग बहुत सारे एटमॉस्फेयर जो आपके क्लाइमेट, जैसे क्लाइमेट है तो क्लाइमेट के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह में जो छोटे छोटे इवेंट्स हो रहे हैं, एस्पेक्ट्स बने हुए हैं, उसके कारण इंडिया के क्लाइमेट कैसे चेंज होती है, इंडिया में किस तरह से वेदर चेंज होता है, उसके कारण इंडिया में टेम्परेचर रेनफॉल का पैटर्न कैसे बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक टेलीकम्युनिकेशन। तो सबसे पहला आपका जो एटमॉस्फेरिक टेलीकम्युनिकेशन से बनेगा उसको बोलते हैं मॉनसून, ठीक है। तो आपका मॉनसून होगा एटमॉस्फेरिक टेलीकम्युनिकेशन का एक पार्ट, क्योंकि एक जगह का जब हम देखेंगे इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, अब इन दोनों का एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। एक जगह की पानी गर्म होती है, दूसरी जगह की ठंडी होती है, वो वहाँ से हवा इधर मूव करेगा, फिर तीसरी जगह की ठंडी है तो वो वहाँ से मूव करेगा, और इस तरह से पूरा पूरा एक सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड बनता है। इसके कारण क्या होता है, जैसे जैसे आपकी जो वाटर है अलग अलग ओशियंस की वो गर्म होती है और ठंडी होती है, उसके कारण आपका क्या होता है, विंड अपने डायरेक्शन को बदलता है, और उसी सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, जो विंड का डायरेक्शन बदलता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं, ठीक है। तो उसके कारण आपका क्या होता है, मॉनसून होता है। पढ़ेंगे सारे चीज़ को पूरे के पूरे को, जस्ट हम समझ रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन किस तरह से इंडिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हमको क्या देता है, मॉनसून देता है। दूसरा, अगर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और जो आपके ऊपर जो आपका एटमॉस्फेयर है ऊपर का, उसमें ऐसे कौन कौन से इवेंट होते हैं जिससे क्लाइमेट चेंज होता है, या आपने सॉरी आपके इंडियन क्लाइमेट इम्पैक्ट होते हैं, तो उसमें आपके एक और क्या आता है, इसको बोलते हैं वेस्टर्ली और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो आपके दो तरह के जेट स्ट्रीम चलते हैं, बहुत ऊपर में हवा चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। सबको समझेंगे आप बिल्कुल, बस अभी समझेंगे छोटी छोटी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जेट स्ट्रीम्स होते हैं, और जेट स्ट्रीम आपके दो, ठीक है। तो एक है आपका वेस्टर्ली और एक है आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, क्लियर। तो आपका वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो ऊपर की ओर यहाँ पर टेम्परेट एरिया में बहता है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो हवा बहती है उसका नाम वेस्टर्ली है, ठीक है। तो यहाँ पर वो हवा बहती है और यही हवा एक टाइम पे इंडिया पे आके हिट करती है, और भारत में जब ये हिट करती है आपके लेट ठंडी में, तो विंटर के टाइम पे इस वेस्टर्ली के कारण इंडिया में जो नॉर्थ रीजन है वहाँ पर रेनफॉल होता है, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रेनफॉल, और उसको बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक रेनफॉल। तो इसके कारण क्या होता है, विंड आपका विंटर में इंडिया में, विंटर में आपका रेनफॉल होता है कॉल्ड एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। तो एंटी साइक्लोनिक रेनफॉल या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब ईस्टर्ली, तो ईस्टर्ली विंड जो है वो क्या होती है, आपके इस वाले एरिया पे फ्लो करती है, ठीक है। तो ईस्टर्ली विंड क्या होती है, इंडिया में आती है, और ईस्टर्ली विंड कहीं ना कहीं मॉनसून को भी आपके इंडिया में, यहाँ पर ट्रफ बनता है छोटे छोटे, और मॉनसून को भी इंडिया में आपका हेल्प करती है आने के लिए बंगाल वाले रीजन से, और दूसरा इसके कारण आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बनते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्ली के कारण ही आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, मतलब आपके जो साइक्लोन, यहाँ पर एंटी साइक्लोन, यहाँ पर जो साइक्लोनिक कंडीशन बनता है इंडिया में, ठीक है। तो साइक्लोनिक कंडीशन आपका कहीं ना कहीं ईस्टर्ली विंड उसको लेकर ड्रैग करके इंडिया में लाती है, और इवन मॉनसून को भी ऊपर ले जाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में हमारे पास मॉनसून है, जेट स्ट्रीम्स है, ठीक है। अब मॉनसून में भी क्या होता है, बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो वेरिएशन भी कि दूसरी जगह का एटमॉस्फेयर कैसा है उससे इम्पैक्ट होता है। कभी कभी किसी साल हम बोलते हैं इस साल अच्छी मॉनसून नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उस साल हम मानते हैं कि वो कौन सा ईयर है, एल नीनो का ईयर है, ठीक है। तो एक और कॉन्सेप्ट है
जिससे आपका इंडिया क्लाइमेट इम्पैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एल नीनो। एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वो क्या है, ला नीना। ठीक है, ला नीना मतलब नॉर्मल मानसून ईयर। ठीक है, तो एल नीनो, दूसरा है आपका ला नीना। इसी के साथ साथ एक होता है सदर्न ऑक्सीलेशन, साउथ ओशियन में किस तरह से पानी इधर उधर मूव कर रहे हैं उसके हिसाब से क्लाइमेट चेंज होता है, उसको बोलते हैं आपका सदर्न ऑक्सीलेशन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज नहीं मतलब आपका क्लाइमेट इम्पैक्ट होता है। ठीक है, सो वी हैव एल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑक्सीलेशन, विंटर रेनफॉल्स बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हमारे पास साइक्लोनिक रेनफॉल है। ठीक है, एक और आता है इंडियन ओशियन डाइपोल। ठीक है, इंडियन ओशियन डाइपोल, ये भी क्या है आपका एक प्रकार का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का इवेंट है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स हैं। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों के कारण ही हमारा क्या होता है, जहाँ पर आपकी टोपोग्राफी कैसी है, लोकेशन कहाँ है, एटमॉस्फेयर में कैसा सर्कुलेशन हो रहा है, आप कितने दूर हैं, कैसा है, इन सारे एस्पेक्ट से इंडिया में क्या बनता है, आपका इंडिया का एक यूनिक क्लाइमेट बनता है जिसको बोलते हैं इंडियन क्लाइमेट। और उसी क्लाइमेट को हम क्या मान रहे हैं, क्योंकि उसका ओरिएंटेशन यहाँ पर है इसलिए उसको बोल रहे हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्लूडिंग योर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, द टोपोग्राफी, दैट वेरियस एटमॉस्फेरिक इवेंट्स एंड ऑल्सो द क्लोजनेस और नियरनेस टू द सी और द कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। ठीक है, तो मैरीटाइम इफेक्ट और कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। होप यहाँ तक आपको समझ आएगा कि इंडिया का क्लाइमेट बनता कैसे है, कि कौन कौन से इवेंट्स थे, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण इंडिया में आपका क्लाइमेट जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी हम लोग समझ गए कि क्लाइमेट इंडिया में किस तरह से है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, 10 मार्क्स में, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, इन सारी चीज़ों को लिखेंगे। आई गिव यू द राइटअप्स, अभी आपको समझना है सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, मैं राइटअप्स दूंगा, सब दूंगा, बट यहाँ पर समझेंगे। आपका पूरा लेक्चर में फोकस कहाँ होना चाहिए, समझने पे, कॉन्सेप्ट्स को। यू विल गेट द राइटअप्स, तो राइटअप फिर उसका समझ के राइटअप्स को देख पढ़ लिए, उससे हो जाएगा। ठीक है, सो दिस आर द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ विल मूव टूवर्ड्स सम ऑफ द मोर कॉन्सेप्ट्स। अभी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को और समझेंगे। यही तो असली ज्योग्राफी है, यही लेक्चर है और यही मजा छुपा है। ठीक है, जहाँ पर आप लोग का सर दर्द होता है ना, वहाँ मेरे को बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सर दर्द होगा, थोड़ा पढ़ने में मज़ा आएगा। अब लगेगा कि हाँ, पहली बार थोड़ा सा फील हो रहा है कि ये वाला सब्जेक्ट अच्छा है या बहुत बुरा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी अब क्या हो रहा है, डुबा डुबा के मारेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको ज्योग्राफी में ना धीरे धीरे, पहले तो आपको बता दिए माउंटेन प्लेन, अब पहले भिगोएंगे। ठीक है, आपको यहाँ क्लाइमेट में भिगोएंगे और गर्म पानी में डुबाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ ले चलेंगे, समुद्र की गहराई में, फिर वहाँ डुबो देंगे। ठीक है, अब आप लोगों को डुबो डुबो के पढ़ाया जाएगा ये सारा चीज़, क्योंकि अब आप लोग आगे हैं हार्ड कोर ज्योग्राफी, और जहाँ पर ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। ठीक है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। और कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप खुद बता दोगे यार क्या चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, इवन अगर आप लोग कोई यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे और क्वेश्चन आप वहाँ भी कर जाएंगे। ठीक है, वैसे हम लोग छत्तीसगढ़ पीएससी को ही फोकस करके पढ़ेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, पर कॉन्सेप्ट को पूरे समझेंगे। नाउ अब हम लोग क्लाइमेट में, इंडियन क्लाइमेट को समझने के लिए कुछ हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में सबसे इम्पॉर्टेंटली जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो है आपका विंड, हवा। ठीक है, सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एयर एंड विंड। जब वो स्टेशनरी है, जब वो मूव नहीं कर रहा है तो उसको बोलते हैं एयर। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग इट इज़ कॉल्ड एज द विंड। ठीक है, ये को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये विंड क्या होता है और विंड मूवमेंट होती कैसी है। ठीक है, अर्थ में देखेंगे तो अगर पूरे के पूरे अर्थ में, तो अर्थ में आपके 2-3 तरह से विंड को क्लासीफाई किया गया है। एक को बोलते हैं प्लैनेटरी विंड। क्या बोलते हैं, विंड को 2 प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। एक को बोलते हैं प्लैनेटरी विंड। ठीक है, एक होता है आपका प्लैनेटरी विंड, और एक जो पर्टिकुलर एरिया में होता है उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड विंड या लोकल विंड। ठीक है, हम लोग मेनली इंडिया के एस्पेक्ट में जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना इंडिया में रिक्वायर्ड है इन दोनों के लिए। ठीक है, पर उससे पहले इन दोनों विंड से पहले हमको समझना पड़ेगा ये एयर क्या है। ठीक है, तो एयर तो हम नॉर्मल देख लीजिए, हवा जो आपकी क्या है, स्टेशनरी है, दैट इज कॉल्ड दिस द एयर। ठीक है, तो पर ये विंड क्या है, तो विंड इज द मूविंग एयर। अ मूविंग एयर इज कॉल्ड एज द विंड। तो विंड क्या है, आपकी एक मूविंग एयर है, पर ये मूवमेंट होता कैसे है, वाई दैट पर्टिकुलर एयर इज मूविंग, क्यों वो एयर मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। तो एयर मूविंग क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस और सम ऑफ द एनसीईआरटीज विल बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्रेशर ग्रेडियंट।
ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट बोल सकते हैं या प्रेशर डिफरेंस के कारण आपका क्या हो रहा है, विंड मूवमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, अब कैसे, ठीक है। तो सपोज अब ये एक एरिया है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत क्लोज आपके एयर मॉलिक्यूल्स है, बहुत ही पास, ठीक है। इस एरिया में एयर मॉलिक्यूल्स देखिए कितने पास हैं, तो इसका जो ग्रेडियंट है वो क्या है, बहुत डेंसर है। ठीक है, बहुत पास एयर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या हो गया आपका एक रीजन है, यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो एरिया ऑलरेडी क्या है आपका हाई प्रेशर एरिया है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका हाई प्रेशर एरिया। पर यहाँ पर इस एरिया में मॉलिक्यूल्स देखिए कितने दूर है, तो इसके क्या है प्रेशर ग्रेडियंट क्या है वो थोड़े से दूर है। इट इज़ योर लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो एयर विल मूव, जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया में क्या होता है, एयर को जब दिखता है कि वो क्या कर रहा है, तो वो एयर आपके जो कि इस एरिया में क्या हो रहा है, जब दूसरे एरिया में दिखेगा कि एयर वहाँ मूव कर सकता है, उस एरिया को ऑक्यूपाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से हवा निकल के बाहर आ रही है। ठीक है, तो दूसरे एयर क्या करेगी, उस जगह को फिल करने की कोशिश करेगी। तो एयर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो हाई से लो की ओर मूव करती है ताकि इस जगह को आप क्या कर सके, फिल कर सके। ठीक है, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। दोनों जगह का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका प्रेशर डिफरेंस बना है। ठीक है, तो टेम्परेचर कैसे, अब जैसे सपोज करते हैं ये 2 पैकेट है, दोनों में आपके क्या है, सिमिलर एयर है, दोनों अभी मानते हैं एकदम परफेक्ट, उन दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अभी इस जगह को हम लोग हीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस जगह की टेम्परेचर को बढ़ा दिए। ठीक है, अभी दोनों में पहले इनिशियली क्या है, दोनों का प्रेशर को देखेंगे तो P1 इक्वल टू P2, इसका प्रेशर P1 है, इसका P2 है मानते हैं। अभी दोनों का प्रेशर आपका सेम है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग टेम्परेचर को हम लोगों ने सेम रखा है, इसको कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस जगह का बट इसकी टेम्परेचर को हम बढ़ा दिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, एयर विल राइज, एयर वहाँ जगह से क्या होगा, राइज होगा एंड एक्सपैंड। ठीक है, तो एयर क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, तो आप एक्चुअल में ये इसको थोड़ा सा प्रोसेस को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एयर राइज हो रहा है, तो एयर अगर इससे राइज हो रहा है ऊपर की ओर, सी देयर इज़ अ लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर सब मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, एयर राइज होकर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो प्रेशर P1 था, जब इसकी टेम्परेचर को बनाएंगे तो P1 क्या होगा, P2 से कम होगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर मूव करके हट गए, तो एरिया क्या हो गया, खाली हो गया। खाली होने के कारण क्या होगा, P2 जो है यहाँ पर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है और इस एरिया में वो हो रहा है, तो यहाँ से जो क्या हो रहा है, क्योंकि ये एरिया क्या बन जाएगा, एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और ये एरिया उसके कंपैरिजन में हाई प्रेशर होगा। तो धीरे धीरे एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उसको फिल करने के लिए इधर की ओर मूव करेंगे, और जैसे एयर मूव करना स्टार्ट करेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ठीक है, ये खाली कॉन्सेप्ट है, ये आपको एग्जाम में कहीं लिखना नहीं पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, विंड इज द मूविंग एयर, इट मूव्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंसेज विच इज ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। जितना टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा, और प्रेशर डिफरेंस के कारण आपका क्या होगा, विंड मूवमेंट स्टार्ट होगा। और विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरिया। विंड कहाँ से कहाँ आती है, हाई प्रेशर से आपके लो प्रेशर की ओर मूव करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि विंड क्या है। तो देखिए यहाँ से अभी हम लोग विंड मूवमेंट की समझ रहे हैं और विंड को समझ रहे हैं सच। तो विंड से हम लोगों ने क्या सीखा, जो छोटे छोटे फैक्ट्स अभी हम लोग यहाँ विंड से देखें, तो विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर से कहाँ जाता है, लो प्रेशर की ओर जाता है। ठीक है, एक चीज़ हो गया विंड में हम लोग ये समझे। दूसरा चीज़ क्या कहते थे, जो एयर है, ठीक है, एयर को अगर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किसी भी जगह की अगर टेम्परेचर बढ़ती है तो वो एरिया में क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। ठीक है, एयर में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस एरिया में क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। और जब लो प्रेशर एरिया कब बन रहा है, क्यों बन रहा है, बिकॉज जो एयर है आपकी, एयर वहाँ पर क्या होगी, राइज होगी, एयर क्या होगी, ऊपर की ओर उठने लगेगी। और दूसरी बात, एयर राइज होगी और साथ ही साथ एयर में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो मतलब एक्सपेंशन मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में दूर दूर जाएंगे, और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब जब वो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तो वो क्या करेगा, ज़्यादा पानी को होल्ड कर पाएगा। तो एक्सपेंशन के साथ साथ क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, और एयर को जब गर्म करते हैं तो वो वहाँ पर उस एरिया में लो प्रेशर जनरेट होगा, एयर वहाँ से ऊपर की ओर उठेगी और एक्सपेंशन होगा और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, और जब यही चीज़ होता है तो इसको ही बोलते हैं विंड। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तब हमारा ये दोनों चीज़ सामने आएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं यहाँ पे और समझते हैं कि ये किस तरह से है।
ठीक है, इंडिया को यहाँ से रब करते हैं। देखिए बहुत जगह आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो क्या करते हैं पता है आपको, खाली स्टेट के नाम बता देते हैं और स्टेट में कौन कौन सा प्लेस है, अब बोलते हैं ज्योग्राफी पढ़ा दिए। वो नहीं होती ज्योग्राफी। अभी आप मेंस में आपके ज्योग्राफी आया ना, तो कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपसे ये कॉन्सेप्ट पूछेंगे एग्जाम में, आपसे इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही पूछा जाएगा, बट वाइल राइटिंग अबाउट द इंडिया आपको ये सब चीज़ों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसा होगा वो तो आपको नोट्स पढ़ के भी समझ आएगा और धीरे धीरे हर एक चीज़ समझ आएगी। ठीक है, नाउ विल लुक इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो हमने क्या देखा, इक्वेटर क्या है आपका, लो प्रेशर एरिया है। ये क्या है, हाई प्रेशर है। ये ऊपर वाला क्या है, लो प्रेशर है। उसके ऊपर वाला क्या है, हाई प्रेशर है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या है आपकी हाई प्रेशर। ठीक है, उसके बाद क्या था, लो प्रेशर, उसके बाद क्या था, हाई प्रेशर। ठीक है, ये सारे के सारे को समझ गए। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान रखेंगे, विंड मूव फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर एरिया है, ये हाई प्रेशर एरिया था, तो विंड मूवमेंट क्या होगा, हाई से लो की ओर होगा। ठीक है, विंड मूवमेंट हाई टू लो होगा, विंड मूवमेंट हाई टू लो होगा। ये लो प्रेशर एरिया है क्योंकि ये हाई प्रेशर एरिया है। फिर ये क्या है आपका, लो प्रेशर एरिया है। विंड कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई से लो की ओर जाएगा, उल्टा मत बना देना। ठीक है, ये क्या है, लो प्रेशर है, तो विंड कहाँ जाएगी, हाई से लो की ओर जाएगी। क्लियर है, तो इससे आपको क्या समझ आया कि ये विंड कहाँ कहाँ से मूव करेगा। पर क्या अर्थ में विंड इसी तरह से मूव करता है कि सीधा सीधा निकल गया, नहीं, अर्थ में विंड इस तरह से मूव नहीं करता, विंड अपने थोड़े से डायरेक्शन को बदलता है। ठीक है, अब वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सेकेंड थिंग, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो आपका जो सेकेंड चीज़ है उसको बोलते हैं तो अपना क्या है, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, सो आपका क्या है, कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स जो है वो क्या होता है, बिकॉज देखिए कोरियोलिस फोर्स बनता क्यों है, बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन और आप बोल सकते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आपकी पृथ्वी किस तरफ रोटेट हो रही है। ठीक है, अगर हम लोग इस अर्थ को देखेंगे और मैं आपसे पूछूं कि अर्थ का जो मूवमेंट है वो ईस्ट टू वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ यू नो इसको जानते होंगे, कुछ लोगों तो अभी भी कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो अर्थ कहाँ से कहाँ मूव होती है, इधर से इधर। ठीक है, तो अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो अर्थ क्या हो रहा है जब रोटेट होता है, ठीक है, तो अर्थ पर्टिकुलरली रोटेट हो रहा है, तो इस रोटेशन के कारण एक फोर्स जनरेट होता है। उस रोटेशन से जो फोर्स जनरेट होता है उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स की एक प्रॉपर्टी है कि अगर, क्योंकि कोई भी घूमता हुआ ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी चीज़ जैसे घूम रहा है उसमें आप कोई भी पर्टिकुलर ये घूम रहा है तो उसमें अगर कोई भी आप ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो वो क्या होगा, वो भी उसकी जो घूम रहा है उसके कारण फोर्स लगने के कारण वो भी हल्का सा घूम जाएगा। ठीक है, सपोज करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को देखेंगे आप अच्छे से। ठीक है, मानते हैं ये क्या है, एक डिस्क है, ये क्या है, एक डिस्क है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ये उसका सेंटर है, अब ये घूम रहा है। ठीक है, ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, ये डिस्क है और ये क्या हो रहा है, इसके चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ऐसा घूम रहा है। ठीक है, अब सपोज करते हैं एक टारगेट यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट है T1। ठीक है, डिस्क पे ही है, जो घूमते रोटेटिंग डिस्क है इस पर ही है, यहाँ पर एक पॉइंट T1 है। ठीक है, आप खड़े हो यहाँ पर इस सेंटर पे, आपको मैं बोलूँ कि आपको T1 को हिट करना है, इस T1 को आपको मारना है। मैं आपके हाथ में एक चौक या पेन देता हूँ, बोलता हूँ T1 को मारना है। तो आप जब अपने चौक को थ्रो करेंगे, अगर आप चौक को सीधा T1 के ऊपर थ्रो करेंगे तो T1 को कभी हिट नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने चौक को थोड़ा सा आगे फेंकना पड़ेगा, यहाँ कहीं, क्योंकि जब तक आपका चौक वहाँ तक ट्रैवल करेगा T1 यहाँ पर पहुँचा होगा और उसको आप हिट कर पाएंगे। सपोज़ करते हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, आप कहीं मेरे सामने, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा चीज़ रोटेट हो रहा है, आप यहाँ बैठे हैं। ठीक है, आप यहाँ बैठे हैं और ये रोटेट हो रहा है। अब मैं आपको पॉइंट करना चाहता हूँ कि मैं मारूंगा तो पढ़ाई नहीं करता, तेरे को मैं मार के ही रहूँगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको हिट करना है मेरे को, और ये रोटेट हो रहे हो आप, तो अगर मैं यहाँ हिट करूँगा तो आपके बगल बैठी लड़की मार खा जाएगी। वो क्यों मार खा गई, क्योंकि वो खुद सीट को रिजर्व नहीं की थी, आप आ रहे थे मॉर्निंग 6 बजे, उसका सीट ऑक्यूपाई कर लेते। ठीक है, तो ये सब काम नहीं करना है, आपके कारण वो पिट गई, बाद में आप दोनों का संबंध खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, जब ये मूव करके आगे की ओर आ रहा है, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को भूलेंगे, आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे,
वही बैठी थी यार, मान लो, ठीक है। चलो, तो इस एरिया से आप क्या कर रहे हैं, इधर की ओर मूव करके आ रहे हैं। तो आपको अगर मेरे को हिट करना, मैं यहाँ नहीं, मैं क्या करूँगा, आपको हिट यहाँ करूँगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, मैं अगर यहाँ फेंकूँगा तो आप बाय द टाइम मेरा चौक वहाँ ट्रैवल करेगा, आप भी यहाँ ट्रैवल करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये तो मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ, पर अगर यही चीज़ रोटेट हो रहा है तो इसके कारण क्या, कुछ भी चीज़ अगर हम जिसको फेंक रहे हैं वो क्या हो रहा है, इट लुक्स टू अपेयर लाइक दिस पर्टिकुलर, तो वो क्या हो रहा है, वो एक हल्का सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये अर्थ में भी ये जो विंड है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन के कारण उस विंड में एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, और उस डिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस डिफ्लेक्शन को आपको क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स में आपको दो चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर कोरियोलिस फोर्स जब अर्थ में लगता है, जब अर्थ की जो कोरियोलिस फोर्स है वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में अलग अलग तरीके से लगता है, ठीक है। कैसे लगेगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब इक्वेटर के ऊपर वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे को क्या बोलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर। तो जो कोरियोलिस फोर्स है जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में, उनका अलग अलग एक प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, ठीक है। तो साउथ हेमिस्फीयर क्या है, ये वो नीचे वाला, तो नीचे वाले विंड इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे साउथ हेमिस्फीयर में वो हमेशा किधर की ओर मूव करता है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो कोरियोलिस फोर्स साउथ डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ साउथ में फेंकेंगे, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, तो उसको क्या करेगा, रोटेट और इट मूव टुवर्ड्स, ये लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन जो है, ठीक है। तो डिफ्लेक्ट किधर कर देगा, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो साउथ हेमिस्फीयर में आपका डिफ्लेक्शन कहाँ है, लेफ्ट हैंड की तरफ है, और नॉर्थ में आपका क्या है, डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो साउथ में क्या है, डिफ्लेक्शन लेफ्ट की ओर है, और नॉर्थ में आपका डिफ्लेक्शन कहाँ है, राइट हैंड की ओर है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लो, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है, नॉर्थ में आपके राइट हैंड में डिफ्लेक्ट होता है एयर, और साउथ में जो है वो आपका क्या होता है, विंड जो है वो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होता है। नाउ तो इसीलिए अगर हम लोग इस पूरे के पूरे विंड को समझें, ठीक है, तो ये सीधा नहीं आएगा आपका, ये क्या है, साउथ हेमिस्फीयर है, तो विंड ऐसा नहीं दिख कर, वो दिख ऐसा रहा है, पर वो क्या होगा, ट्रैवल करते करते कुछ ऐसा ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो आपकी विंड की मूवमेंट क्या होगी, कुछ ऐसी होगी बजाय इसके, ठीक है। तो यहाँ पर विंड कैसी होगी, ऐसी मूव करेगी। और आप ऊपर का जो नॉर्थ हेमिस्फीयर देख रहे हैं उसमें क्या है, आपका विंड डिफ्लेक्शन आपकी राइट है। तो अब राइट को किस तरह से देखना है, ऐसे मत देख देना राइट ऐसा सीधा, ठीक है। विंड के डायरेक्शन को पहले पकड़ो, विंड किधर की ओर मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो अगर ये आपको ही मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ये हमारी एक स्टूडेंट है, क्लियर है। अब उसको देखो, इस इंसान को, तो इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड समझो कौन सा होगा, ठीक है, जो उल्टा है, ठीक है। तो ये उल्टी है, अगर वो नॉर्मल होते तो ये वाला उसका लेफ्ट हैंड होता, वो उसका राइट हैंड होता, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की ओर है, तो इसका जो ये क्या है, ये इसका राइट हैंड है ये वाला, और ये लेफ्ट हैंड है, और डिफ्लेक्शन किधर होगा, राइट की ओर होगा। तो यहाँ पर जो विंड है वो किस तरफ मूव करेगा, वो इधर मूव करेगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इस वाले रीजन में विंड ऐसे मूव करता है, उस वाले में ऊपर से ओर करता है। अब इसमें देखेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर है, तो विंड आपका कहाँ की ओर मूव करेगा, राइट की ओर मूव करेगी, तो विंड इस तरफ जाएगी, क्लियर। पर्टिकुलरली विंड मूवमेंट वो होगा। और इसमें देखेंगे तो विंड मूवमेंट कहाँ पर आएगा, इस पर्टिकुलर में विंड मूवमेंट, क्योंकि ये क्या था, हाई टू लो था, और फिर वो नीचे की ओर, उसका इस बार हमको क्या पकड़ना है, लेफ्ट हैंड पकड़ना है। तो लेफ्ट हैंड पकड़ेंगे तो क्या होगा, इस तरफ, ठीक है। तो इस तरह से अर्थ में क्या होता है, आपकी हवा जो है, जो विंड है, वो इस तरह से मूव करती है, ठीक है। और इन सारे विंड्स को, ये हमेशा होते हैं अर्थ में, और इन सारे विंड्स जो हमेशा होते हैं इसको क्या बुलाता है, प्लेनेटरी विंड्स। प्रेशर शेल्स भी बनते हैं, और वो और डीप ज्योग्राफी है, वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर आपका बनेगा फेरल सेल, हेडली सेल, अलग अलग सेल्स बनते हैं। सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती आपको इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है, इसलिए नहीं लेकर जा रहा हूँ, आपको खाली विंड्स बता रहा हूँ, कोई कौन कौन से विंड्स हैं। तो ये जो विंड जो हमेशा आपके अर्थ में होते हैं उनको बोला जाता है प्लेनेटरी विंड, ठीक है। वो पर्टिकुलर एक रीजन में नहीं, पूरे के पूरे अर्थ में बहते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, प्लेनेटरी विंड बोला जाता है, ठीक है। और प्लेनेटरी विंड जो आपके ये वाले हैं, ये जो रीजन में विंड है, ठीक है। तो विंड को हमेशा आप लोग क्या करते हैं, उसके डायरेक्शन के हिसाब से विंड को क्या करते हैं, एक और चीज़ याद रखेंगे, विंड जिस डायरेक्शन से आती है, तो कमिंग डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जाती है वो नहीं, कमिंग डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से विंड आती है उस डायरेक्शन पे हम लोग विंड का नाम रखते हैं,
ठीक है। तो विंड का नाम हमेशा जिस डायरेक्शन से वो आती है उस डायरेक्शन पर रखा जाता है। तो ये वाली विंड को देखेंगे, ये जो बीच में सेंटर में, ये कहाँ से आ रही है? ईस्ट से आ रही है। ये भी ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। तो ईस्ट डायरेक्शन से जो विंड आती है इनको क्या बोला जाता है? ईस्टर्ली विंड्स बोला जाता है, ठीक है। तो आपका ये जो बीच में ये जो हवाएं बह रही हैं इनको क्या बोला गया है? ईस्टर्ली विंड, ईस्टर्लीज, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? ईस्टर्लीज। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। उसी तरह इनको देखेंगे किधर जा रही है? वेस्ट से जा रही है। तो उन दोनों विंड की यहाँ पर और यहाँ पर इनका नाम क्या रखा गया है? वेस्टर्लीज। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो ईस्टर्ली विंड है, ठीक है, तो जो इसको भी इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर के ऊपर और